हेलो बच्चों, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कार्बन एवं उसके यौगिक की 3 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप वो क्लासेस आराम से देख सकते हैं ताकि आगे चैप्टर को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। बच्चों, आज हमारा भाग 4 है। इसी के साथ हमारी चैप्टर की जो व्याख्या वाली क्लास है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज की क्लास का हमारा सबसे मेन टॉपिक है साबुन और अपमार्जक, जिससे बार बार परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, हम बात कर रहे हैं साबुन और डिटर्जेंट या अपमार्जक की। तो बच्चों, साबुन क्या होता है? तो बच्चों, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? साबुन के जो अणु हैं वो लंबी श्रृंखला वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनके या तो सोडियम लवण या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग है वो जल में घुल जाता है, जबकि जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग है वो किसमें घुल जाता है? वो तेल के अंदर घुल जाता है। यानी जो साबुन का एक अणु है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग जल के अंदर घुलनशील होता है और दूसरा भाग जो कार्बन श्रृंखला से बना होता है वो तेल के अंदर घुलनशील होता है। और जो साबुन है, साबुन अपनी सफाई प्रक्रिया मिसेल की संरचना बना करके कर पाता है। यानी साबुन कपड़ों की जो सफाई है वो किसके जरिए करता है? मिसेल संरचना के जरिए ही क्या करता है? वो गंदे कपड़ों की सफाई करता है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो साबुन के अणु है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और साबुन के अणु के 2 भाग होते हैं, एक आयनिक भाग और एक हाइड्रोकार्बनिक भाग। जो आयनिक भाग होता है वो जल के अंदर घुल जाता है और जो कार्बन श्रृंखला वाला भाग होता है वो तेल के अंदर घुल जाता है। और जो साबुन है, साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है वो मिसेल संरचना के जरिए क्या होती है? संपन्न होती है। जैसा कि आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये देखो बच्चों, क्या है? एक तेल की बूंद है। क्या है बच्चों? एक तेल की बूंद है। जब साबुन को कपड़े के ऊपर रगड़ा जाता है तो जो साबुन के अणु हैं वो तेल की बूंद को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? घेर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं मिसेल की, कि मिसेल होता क्या है। तो बच्चों, जब साबुन जल की सतह पर होता है, जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके जो अणु हैं वो अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि उनका जो आणविक सिरा है वो जल के अंदर होता है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला जो सिरा है वो जल के कहां होता है? बाहर होता है। ठीक है, जब साबुन को उस कपड़े के ऊपर रगड़ा जाता है, यानी साबुन जल की सतह पर होता है, तो साबुन के जो अणु हैं वो अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि साबुन का जो आणविक सिरा है वो जल के अंदर रहता है और जो हाइड्रोकार्बन पूंछ वाला सिरा है वो जल के बाहर रहता है। वो क्या करता है? जो पूंछ वाला सिरा होता है, जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा होता है, वो तेलीय मैल को अपने केंद्र में क्या करता है? एकत्रित कर लेता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये जो Na+ है ये कौन सा सिरा है? ये है आयनिक सिरा। कौन सा सिरा है? आयनिक सिरा। जबकि जो ये दूसरा सिरा है ये कौन सा सिरा है? ये सिरा है आपका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। कौन सा सिरा है बच्चों? हाइड्रोकार्बन वाला सिरा। ये क्या करेगा? ये तेल की बूंद को चारों तरफ से क्या करेगा? घेर लेगा। ठीक है, तो ऐसा अणुओं का बड़ा समूह बनने के कारण होता है और इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल संरचना कहते हैं। मतलब ऐसे ही जब हजारों अणु उस तेल की बूंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो इस प्रकार अणुओं के समूह से बनने वाली जो ये संरचना है इसी को कहते हैं बच्चों मिसेल संरचना। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि जो साबुन है, जब साबुन को कपड़े के ऊपर रगड़ा जाता है और जब साबुन जल की सतह पर होता है तो इसके जो अणु हैं वो इसको अपने आप को इस तरह व्यवस्थित करते हैं कि जो आयनिक सिरा है जो कैसा होता है? जलरागी सिरा। जलरागी का मतलब है जल में घुलनशील सिरा। जलरागी का मतलब क्या है? जलरागी का मतलब है जल में घुलनशील सिरा। ठीक है, जल में घुलनशील सिरा। और जल विरागी का मतलब है कि जो जल के अंदर नहीं घुलता, यानी कि तेल के अंदर घुलनशील सिरा। ठीक है, तेल के अंदर घुलनशील सिरा
वो क्या कहलाएगा? जल विरागी। मतलब वो जो जल के अंदर तो नहीं घुलता लेकिन तेल के अंदर घुल जाता है। ठीक है बच्चों, तो जल में घुलनशील सीरा को जलरागी सीरा और जल में अघुलनशील सीरे को जल विरागी सीरा। तो जो जल रागी सीरा होता है वो कौन सा सीरा होता है? वो होता है आणविक सीरा। कौन सा सीरा होता है? आणविक सीरा। और जो जल विरागी यानी जो तेल के अंदर घुलनशील सीरा होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका हाइड्रोकार्बन सीरा। ठीक है, तो जब बच्चों साबुन को कपड़े के ऊपर रगड़ा जाता है तो साबुन के अणु का जो आणविक सिरा है वो जल से बाहर की तरफ रहता है और जो जल के अंदर की तरफ रहता है, और जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो उस तेल की बूंद के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है और तेल की बूंद को चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। तो इस तरह बनने वाली जो ये संरचना है बच्चों वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मिसेल संरचना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात कर रहे हैं बच्चों हम कि मिसेल की जो संरचना बनती है उनमें साबुन के जो अणु हैं उनकी क्या होती है? साबुन के अणुओं के जो दो सिरे होते हैं उन दोनों सिरों या किनारों की क्या होती है? महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी मिसेल की संरचना बनने में साबुन के एक अणु के जो दो अलग अलग सिरे होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला सिरा होता है बच्चों जल रागी सिरा, यानी साबुन के अणु के दो सिरों में से एक सिरा जो जल के अंदर क्या होता है? घुलनशील होता है, उसे कहते हैं जल रागी सिरा या आयनिक सिरा। ठीक है, दूसरा सिरा होता है जल विरागी, यानी कि साबुन के अणु का वह सिरा जो हाइड्रोकार्बन में अर्थात तेलीय मैल के अंदर क्या होता है? विलय होता है, घुलनशील होता है, उसे कहते हैं जल विरागी सिरा। साबुन के अणु का दूसरा सिरा जो हाइड्रोकार्बन होता है या जो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन या तेल के अणु के अंदर या मैल में क्या होता है? घुलनशील होता है, उसे कहते हैं जल विरागी सिरा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर रहे हैं जल रागी और जल विरागी सिरे में अंतर। तो पहले बात करते हैं जल रागी सिरा। तो बच्चों जल रागी सिरा ये किसमें विलय होता है? जल के अंदर विलय यानी घुलनशील होता है। वही जल विरागी सिरा ये जल में विलय नहीं होता लेकिन हाइड्रोकार्बन यानी तेल के अंदर क्या होता है? विलय होता है। दूसरा बिंदु, जो जल रागी सिरा है ये कैसा सिरा होता है? यह आयनिक सिरा होता है, जबकि जो जल विरागी सिरा है यह आयनिक सिरा नहीं होता है। तीसरा अंतर, जलरागी सिरा मिसेल की संरचना में बाहर की ओर जल में घुला होता है। जो जल रागी सिरा है वो मिसेल की संरचना में, ये देखो Na+ कहां होता है? बाहर की तरफ जल के अंदर घुला होता है। वही जो जल विरागी सिरा है ये मिसेल की संरचना में अंदर के हिस्से में तेलीय भाग के अंदर क्या होता है? घुलनशील होता है। तो ये दोनों के अंदर क्या हो गया? अंतर, कि जो जल रागी सिरा है वो जल में विलय होता है, जल विरागी सिरा ये जल में विलय नहीं होता लेकिन हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। फिर जलरागी सिरा आयनिक होता है, जल विरागी सिरा आयनिक नहीं होता है। जलरागी सिरा मिसेल की संरचना में बाहर की ओर जल में घुला होता है, वही जल विरागी सिरा मिसेल की संरचना में अंदर के हिस्से में तेलीय भाग के अंदर क्या होता है? घुलनशील होता है। ये दोनों के अंदर अंतर हो गया। आगे बच्चों बात करें साबुन की सफाई प्रक्रिया की कि आखिर साबुन सफाई करता कैसे है। तो बच्चों साबुन की जो सफाई प्रक्रिया है वो मिसेल संरचना के द्वारा क्या होती है? पूर्ण होती है। साबुन के अणुओं के अंदर क्या होता है? जो आयनिक सिरा होता है वो जल में रहता है और साबुन के अणुओं को जो दूसरा जो सिरा होता है वो हाइड्रोकार्बन पुंज किसमें? तेलीय मेल के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। एक सिरा आयनिक सिरा जल के अंदर घुलनशील होता है और दूसरा जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो तेलीय मेल के अंदर क्या हो जाता है? घुल जाता है। और क्या करते हैं? वो मिसेल संरचना का निर्माण करते हैं। मिसेल के रूप में जो साबुन है वो स्वच्छ करने के रूप में क्या होता है? सक्षम होता है, क्योंकि जो तेलीय मेल है वो मिसेल के केंद्र में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है और चारों तरफ उसे साबुन के अणुओं के द्वारा घेर दिया जाता है। इससे पानी में क्या होता है? इससे पानी में इमल्सन बनता है। क्या बनता है? इमल्सन। और इमल्सन क्या होता है? इमल्सन एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। तो मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में क्या होते हैं? बने रहते हैं। मिसेल वो विलयन में कोलाइडी कणों के रूप में क्या होता है? बना रहता है। तो साबुन का जो मिसेल है
वो मैल के पानी में, साबुन का जो मिसेल है वो मैल को पानी में घुलाने में क्या करता है, मदद करता है। साबुन की जो मिसेल संरचना है वो उस मैल को पानी के अंदर घुलाने में क्या करती है, मदद करती है। और इस प्रकार मिसेल में तैरते समय जो मैल है वो आसानी से क्या हो जाता है, हट जाता है, और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। देखो बच्चों, चित्र के अंदर दिया हुआ है, देखो बच्चों, हमने यहाँ पर, ये क्या है, आपका कपड़ा है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, तेल का दाग लगा हुआ है। किसका दाग लगा हुआ है, तेल का दाग लगा हुआ है। तो बच्चों, जब हम साबुन को इस कपड़े के ऊपर रगड़ेंगे तो साबुन के अणु के कितने भाग होंगे, दो भाग, एक जल रागी और एक जल विरागी। जल रागी का मतलब जल में घुलनशील, और जल विरागी का मतलब तेल में घुलनशील। ठीक है बच्चों। अब जब हम इस साबुन को इस तेल के ऊपर रगड़ेंगे तो बच्चों किसका निर्माण होगा, मिसेल का। किसका निर्माण होगा बच्चों, मिसेल का निर्माण होगा। और मिसेल के अंदर जो साबुन के अणु हैं, उन साबुन के अणुओं के द्वारा इस तेल के अणु को क्या किया जाएगा, चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों, चारों तरफ से घेर दिया जाएगा। चारों तरफ से घेर देने के बाद इस तेल की बूंद को क्या किया जाएगा, पानी के अंदर घोला जाएगा। साबुन की जो मिसेल संरचना बनी है उसके द्वारा उस तेलीय मैल को क्या किया जाएगा, उस कपड़े से दूर किया जाएगा, और उस घोल के अंदर क्या किया जाएगा, पानी के घोल के अंदर क्या किया जाएगा, पानी में घोला जाएगा। इसमें पानी के अंदर, यानी जो साबुन का विलयन है उसके अंदर घोला जाएगा, और उस कपड़े से क्या किया जाएगा, उसे दूर अलग किया जाएगा। तो जब वो तेल की बूंद उस कपड़े से दूर हो जाती है तो उस जलीय विलयन में क्या हो जाती है, वो आकर मिल जाती है। यानी ऊपर का जो साबुन का जो मिसेल बना था, तो उस मिसेल से वो कपड़े से क्या होगी, तेल की बूंद अलग होगी। अब किसमें बची है वो, अब वो बची है बाहर का जो जलीय विलयन था उसमें। तो फिर जब हम जलीय विलयन से कपड़े को क्या करेंगे, साफ निचोकर अलग करेंगे, तो वो तेल की बूंद क्या हो जाएगी, कपड़े से अलग हो जाएगी। और इस प्रकार हमारा जो कपड़ा है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार हमारा जो कपड़ा है वो साफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं बच्चों मिसेल के गुण। तो बच्चों, मिसेल के रूप में जो साबुन है वो सफाई करने में क्या होता है, सक्षम होता है। यानी मिसेल की मदद से ही जो साबुन है वो कपड़ों की सफाई करने में सक्षम होता है। अगला, मिसेल विलयन में, मिसेल है वो विलयन में कोलाइडियल विलयन के रूप में बना रहता है। इसमें कोलाइडी विलयन के रूप में बना रहता है। तीसरा, यह आयन आयन विकर्षण के कारण अवक्षेपित नहीं होता है। यह आयन और आयन के बीच में विक्षेपण होने के कारण या विकर्षण होने के कारण, विकर्षण का मतलब है कि आयन और आयन एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकेलते हैं, इस वजह से ये अवक्षेपित नहीं होता, यानी किसी ठोस पदार्थ का निर्माण नहीं कर पाता है। साबुन के मिसेल प्रकाश को क्या कर सकते हैं, प्रकिरणित यानी कि फैला सकते हैं। साबुन के जो मिसेल कण है, जो मिसेल की संरचना है, वो प्रकाश के कणों को फैला सकती है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं साबुन और आपके अपमार्जक की बात करते हैं कि जो साबुन है वो कठोर जल के साथ जाग नहीं बनाता है। साबुन है वो कठोर जल के साथ जाग क्यों नहीं बनाता है? तो बच्चों, जब हम कठोर जल के साथ क्या करते हैं, कठोर जल के साथ साबुन के साथ कपड़ों को धोते हैं तो जो जाग है वो बहुत ही बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं, और जल से शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ यानी स्कम क्या होता है, जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो साबुन है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और ऐसे में आपको अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। और जब वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है तो वो अच्छे से मिसेल संरचना का निर्माण नहीं कर पाता है। ठीक है, और इस वजह से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करने के कारण वो क्या नहीं कर पाता, वो प्रॉपर जाग नहीं बना पाता है, और इस वजह से कठोर जल के साथ जो साबुन है वो कपड़ों की अच्छे से सफाई नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात करते हैं कि जो आपका अपमार्जक है, अपमार्जक कठोर जल में भी क्या होता है, प्रभावी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, जो अपमार्जक हैं वो लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के या तो अमोनियम या क्या होते हैं, सल्फोनेट लवण होते हैं। क्या होते हैं? अमोनियम या सल्फोनेट लवण।
और इन यौगिकों का जो आवेशित सिरा है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। ठीक है, जो अपमार्जक के अंदर अमोनियम और जो सल्फोनेट लवण होते हैं वो उन अमोनियम और सल्फोनेट जो लवण है वो कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं, अतः किसी भी प्रकार का अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस वजह से जो आपका डिटर्जेंट या जो अपमार्जक है वो कठोर जल में भी क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। वही बात करें साबुन की, तो साबुन के जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अघुलनशील पदार्थ बना लेते हैं। इस वजह से जो साबुन है वो कठोर जल के अंदर ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं साबुन और अपमार्जक में अंतर क्या है। तो बच्चों पहला बिंदु है कि जो साबुन के अणु है वो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। वही बात करें अपमार्जक की, तो अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के या तो अमोनियम या फिर सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन कठोर जल में प्रभावी नहीं है क्योंकि यह कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और आपके मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, अघुलनशील पदार्थ बनाता है। इस वजह से यह जाग नहीं बना पाता। वही बात करें अपमार्जक की, तो ये कठोर जल में भी प्रभावी है, इसलिए जाग बनाता है क्योंकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया नहीं करता और अघुलनशील पदार्थ का भी निर्माण नहीं करता है, इसलिए ये ज्यादा मात्रा में जाग बनाता है। फिर साबुन, इसकी जो सफाई प्रक्रिया है उसमें किसका निर्माण होता है, मिसेल का निर्माण होता है। वही अपमार्जक की सफाई प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मिसेल का निर्माण नहीं होता है। फिर साबुन जल की कठोरता को बढ़ाने का काम करता है, वही अपमार्जक जल की कठोरता को कम करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, जो साबुन है, साबुन पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है, साबुन पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है। वही बात करें बच्चों अपमार्जक की, ठीक है, तो जो अपमार्जक है वो बच्चों क्या है, ये बच्चों पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अपमार्जक क्या है बच्चों, पर्यावरण के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये आपको दोनों के अंदर अंतर याद रखना है। उम्मीद करता हूं बच्चों दोनों के बीच में अंतर आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके साबुन और अपमार्जक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर दी है। उम्मीद करता हूं आज की ये क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।